सो हेलो गेट सेट स्टडी में स्वागत है। और मशीन लर्निंग कृष्ण नायर सर के नोट्स हैं ये। तो बता दूं कि बेसिक जो होता है मशीन लर्निंग का, या वाइवा की प्रिपरेशन करते हैं या कुछ ऐसे इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं, ये पर्पस है। तो इसमें क्रिस्प नॉलेज होनी चाहिए और समझाना आना चाहिए। तो इस चीज़ों पे ध्यान हम ज़्यादा देंगे रेदर देन राइटिंग। तो अगर कोई कुछ पूछता है जैसे कि AI ML DLDS, इन सब में अंतर क्या है ना, डीप लर्निंग में अंतर क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद सुपरवाइज अनसुपरवाइज तुम्हें पता ही है। फिर लीनियर रिग्रेशन, मैथ्स एंड ज्योमेट्री, अच्छा जो चीज़ें तुम्हें पता होंगी वो भी हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर एडजस्टेड में क्या अंतर है, ठीक है, कोई भी पूछ सकता है। रिज एंड लासो रिग्रेशन, ऐसे जो जो चीज़ें हैं सब देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ से। ठीक है, पहले तो AI की एप्लीकेशन क्या है। AI एबल टू डू इट ओन टास्क विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना ह्यूमन की हेल्प के टास्क को खुद से कर लेना AI की एप्लीकेशन है। एग्जांपल के लिए नेटफ्लिक्स हो गया, इसमें एक्शन हो, कॉमेडी हो, रिकमेंडेशन मिलती है। उसके बाद Amazon.in या Amazon.com जो भी है, वो आईफोन की रिकमेंडेशन करता है, हेडफोन की रिकमेंडेशन करता है अकॉर्डिंग टू द कि यूज़र को क्या चाहिए उसके बेसिस पे देखता है। टेस्ला भी बिजनेस ड्रिवन काम करती है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स यूजिंग AI। तो AI जो है एक बिग पिक्चर है, इस चीज़ को समझो। AI जो है बिग पिक्चर है, ये सबसे बड़ा दिख रहा है AI है। अब ML जो है वो एक इसका पार्ट है, ठीक है, और उसके अंदर आता है डीप लर्निंग। तो यहाँ पे अगर तुम देखो कि ML की बात करेंगे तो यहाँ पे हम टूल्स का यूज़ करते हैं टू एनालाइज, विजुअलाइज, प्रिडिक्ट, फॉरकास्ट, ये सब चीज़ों का स्टैटिकल टूल्स का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, फिर अंदर बात आती है DL, डीप लर्निंग की। तो डीप लर्निंग में क्या क्या काम होता है कि ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करा जाता है। तो वो ML के अंदर का भी पार्ट है। तो यहाँ पे मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं, डीप लर्निंग में यूज़ होता है। उसका बड़ा पार्ट है मशीन लर्निंग, है ना। और डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं वो सभी पार्ट पे काम करते हैं। कोई डेटा साइंटिस्ट ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं डीप लर्निंग का काम नहीं करता। ठीक है, वो सभी चीज़ों पे काम करते हैं। ठीक है, फिर मशीन लर्निंग जो होती है वो, या डीप लर्निंग जो होती है वो किस टाइप की होती है, तो सुपरवाइज अनसुपरवाइज। सुपरवाइज में रिग्रेशन क्लासिफिकेशन आता है, अनसुपरवाइज में क्लस्टरिंग डायमेंशनैलिटी रिडक्शन आता है, और री लर्निंग की भी हम बात करेंगे। ठीक है, पहले पहले हम सुपरवाइज लर्निंग देख लेते हैं, सुपरवाइज मशीन लर्निंग देख लेते हैं, एक बेसिक सा ओवरव्यू। उसके बाद आता है रिग्रेशन क्लासिफिकेशन पे। जल्दी जल्दी करेंगे जैसे हम कर ही रहे हैं। एज दे रखा है, वेट दे रखा है, तुम एज बताओ, हम हाइपोथेसिस से आउटपुट वेट बताएंगे। यानी एक इंडिपेंडेंट फीचर है, दैट इज़ एज। एज कुछ भी हो सकती है, इनपुट होगा वो, आउटपुट होगा डिपेंडेंट फीचर, कि एज के बेसिस पे क्या वेट होगा। ठीक है, एक छोटे बच्चे का वेट बहुत कम होता है, तो इन पैरामीटर्स को देख के हम हाइपोथेसिस करते हैं। तो वन डिपेंड्स ऑन एनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट फीचर कितने भी हो सकते हैं और एक डिपेंडेंट होता है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में यही काम होता है। तो अब सुपरवाइज्ड के भी दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। तो रिग्रेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे तुमने एज दी तो वेट आया, है ना। वेट क्या है, एक कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी ना इसकी। तो आउटपुट जो होगा अगर कॉन्टीन्यूस वेरिएबल होगा तो वो एक रिग्रेशन प्रॉब्लम कहलाएगी। फॉर एग्जांपल वेट, अगर आप एज और वेट देते हो, और जैसे मान लो तीन आपने इनपुट दे दिए, चौथा पूछा, तो हम एक ग्राफ अगर बनाएंगे कि ये इस एज पे ये इस एज पे ये वेट आ रहा है, इस एज पे ये वेट आ रहा है। तो अगर हम इस चीज़ को बनाएंगे, प्रिडिक्ट करेंगे पॉइंट्स को, y=mx+c, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो स्कैटर प्लॉट से जो वैल्यूज़ आएंगी वो एक कंटिन्यूस वेरिएबल आएगा। यानी 24 साल का आदमी जो है बट इतने 72 किलो का हो सकता है, 71 किलो का हो सकता है, ऐसे करके कुछ। तो ये जो है वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, वो भी अलग अलग। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ़ आवर्स, नंबर ऑफ़ प्ले, नंबर ऑफ़ स्लीप, ठीक है, मतलब, और इन सारे पैरामीटर्स को देख के बच्चा जो है वो पास होगा या फेल होगा, यानी वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, खेल कितना रहा है, सो कितना रहा है, पढ़ कितना रहा है ना। तो उसके बेसिस पे पास या फेल होगा। तो यहाँ पे पहले से ही देखो, पहले से ही डिफाइंड है। तो क्लासीफाई करना है, यानी जो पैरामीटर्स है वो पहले से ही, वेट तो कुछ भी हो सकता था, है ना, जैसे 71.5 ये भी हो सकता है, मगर पास या फेल दो ही तरह के हो सकते हैं। तो अगर दो तरह के होगा तो बाइनरी क्लासिफिकेशन होगा, और ज़्यादा तरह के होगा जैसे कि मौसम कैसा है, तो ह्यूमिड, रेनी, सनी, ये बहुत सारे पैरामीटर्स हो गए। तो वहाँ पे
मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कहेंगे जब मोर देन 2 होगा। तो वेन एवर आउटपुट है फिक्स नंबर ऑफ कैटेगरीज तो हम उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। फिर आते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग पे। जस्ट एक ओवरव्यू देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हें जल्दी जल्दी समझ में भी आ जाए और एक हम समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इजीली बता सकें कि अनसुपरवाइज लर्निंग दो तरह के होते हैं, क्लस्टरिंग और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो जैसे सुपरवाइज में तो हम एक आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ कोई आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो टू मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अब ये अलग स्टेटमेंट्स हैं। पहला क्लस्टरिंग देख लेते हैं। एक सैलरी दे रखी है, एज दे रखी है। अब नो डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं होते जैसे सुपरवाइज में होते थे, है ना। तो यहाँ पे कुछ सैलरी है, कुछ एज है, उसके बेसिस पे हमने क्या करा, ग्रुपिंग देम टुगेदर। तो हमने देखा कि एक किस एज का आदमी, जैसे मान लो 23 साल का आदमी जो है वो रिच है, और या जो रिच लोग हैं उनका एक अलग से ग्रुप बना दिया, एक मिडिल क्लास आदमी का अलग से ग्रुप बना दिया, एक पुअर आदमी का अलग से ग्रुप बना दिया, ठीक है। फिर उनकी एजेस को चेक करा कि क्या क्या है। तो इनको ग्रुपिंग करना, वो किसी किसी बेसिस पे ग्रुप करना इज़ कॉल्ड क्लस्टरिंग। तो क्लस्टर्स बनाते हैं, यानी कस्टमर सेगमेंटेशन। अब हम सोचेंगे कि ये सब काम किस आएगा, जैसे ऊपर से तो पता चल गया था कि किसका एज क्या है तो वेट पता चल सकता है। यहाँ पे क्या आ सकता है कि हम ऐड मार्केटिंग में काम ला सकते हैं, कि हम जैसे यूट्यूब पे एड्स दिखाते हैं तो तुम्हें ज़ोमैटो या पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ों के ऐड आते होंगे जो तुम खरीद सकते हो, ठीक है। मगर जो बड़े लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, उनको आईफोन, एप्पल, इन सब चीज़ों के ऐड आते हैं। तो वो कस्टमर सेगमेंटेशन में सिमिलर ग्रुपिंग के थ्रू काम चलता है। तो प्रोडक्ट 1 जो है वो रिच आदमी को दिखाया जाएगा, प्रोडक्ट 2 मिडिल क्लास आदमी को, है ना। अगर एक मिडिल क्लास आदमी को कोई कार वगैरह दिखाई जाएगी, या आजकल तो मिडिल क्लास भी खरीद पा रहे हैं, मगर पुअर आदमी ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए उनको जुबान केसरी वगैरह दिखाते हैं। आते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। इसमें क्या है, 1000 फीचर्स हैं, उनको लोअर डायमेंशन करके 100 फीचर बना देना, ये काम है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का, ठीक है। कैसे होगा, PCA LDA वगैरह जब समझेंगे तो देखेंगे। तो सुपरवाइज्ड के अंदर आता है लीनियर रिग्रेशन, रिगेन लासो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, एडा बूस्ट, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग, नेवी बायस, SVM, KNN। और अनसुपरवाइज में के मीन, DB स्कैन, हायरार्कियल, के नियरेस्ट नेबर, क्लस्टरिंग, PCA LDA, ये सब आता है, ठीक है। हम एक एक करके देखते हैं। पहले लीनियर रिग्रेशन से शुरू करते हैं। और इसमें एक अच्छी बात क्या है कि क्रेडिट गोज़ टू एंड्रयू एनजी। एंड्रयू एनजी का कोर्स मैं भी रिकमेंड करता हूँ। अगर कोशिश करना कोर्सेरा पे ले लेना कोर्स, और समझ के देखना। कुछ लोग यहीं पे आके अटक जाते हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट ही समझ में नहीं आता। अब ये देखना सब समझ में आएगा। हम क्रेडिट गोज़ टू एंड्रयू एनजी ऐसे बता चुके हैं, तो जनरली वहीं से आइडिया लेके चल रहे हैं। तो होता क्या है, लीनियर मतलब तुम्हें पता है लाइन जा रही होगी। तो वेट और एज की बात चल रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो, जैसे यहाँ जिसके एज ही है उसका वेट ही है, तो एक पॉइंट बना दिया है, ठीक है, एक्स और वाई प्लेन पे। तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक लाइन बनानी है, जो लाइन सबके नज़दीक होगी, ठीक है। कैसे नज़दीक होगी, मतलब हम बहुत सारी मल्टीपल लाइन बना सकते हैं। पहले धीरे धीरे करके समझते हैं कि हमारे पास एक ट्रेन करना है डेटा सेट, मतलब हमें पहले से ही पता होगा। मान लो 1000 लोगों का एज और वेट पता है हमें, ठीक है। अब नए लोगों का न्यू एज मिलेगी तो हाइपोथेसिस होगा, फिर नया आउटपुट आएगा कि बताओ कि इतने सारे डेटा दे दिया, अगर कोई 11 साल का है तो उसका क्या आएगा, ठीक है। तो मॉडल ट्रेन होता है इस तरह से। तो लीनियर इक्वेशन बनती है, ठीक है, लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन जो होगी वो बनाई जाएगी। और लीनियर इक्वेशन y=mx+c, कोई कहता है आई मतलब वेरी करता है, इनपुट के थ्रू वेरी करता है। कोई कहता है y=β0+β1x, या कोई कहता है H θx वाला ही समझाया गया था एंड्रयू एनजी द्वारा, है ना। मतलब वेरिएबल्स का नाम चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स दिखने की कोशिश है, ठीक है। θ1 θ2 पैरामीटर्स हैं, वेट्स हैं, आएंगे हम कैसे आगे और यूज़ होगा इसका, ठीक है। तो होता क्या है, ये एक इक्वेशन है, कौन सी, लीनियर इक्वेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन। तो H θx = θ0 + θ1x। अब इसमें θ0 क्या है, एक इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या होता है, जिस पॉइंट पे ये यहाँ पे टच कर रहा है, θ0 इज़ द इंटरसेप्ट, ठीक है। जहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू 0 तो ये गायब, ये y मान के चल लो, जैसे y=mx+c होता है ना। तो c की वैल्यू क्या होती है, y=c कब होता है, x जब 0 होता है। तो x 0 होगा, यानी y एक्सिस पे जो भी पॉइंट टच करेगा, है ना, तो वो हो जाएगा इंटरसेप्ट। फिर आते हैं θ1 की बात, ये होता है स्लोप और कॉफिशिएंट। θ1 क्या है, स्लोप है या कॉफिशिएंट है, ये जो स्लोप है।
और एक्स आई जो है वो डेटा पॉइंट है, जो डेटा पॉइंट चेंज होते रहते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन का मैं तुम्हें बता रहा था कि किस तरह से बेस्ट फिट लाइन बनाई जाती है ना। ये दोनों डायग्राम देखो, इसको थोड़ा इस साइड कर देते हैं। हाँ, लीनियर रिग्रेशन में जैसे मान लो किसी का वेट इतना था, यहाँ पे मान लो हमारा एज है, यहाँ वेट है, तो हमने पॉइंट्स, ये क्रॉस वाले जो है वो एक्चुअल पॉइंट्स हैं, और ये एच थी, ये जो बनाया है ना ये लाइन बेस्ट फिट लाइन, ये प्रिडिक्टेड पॉइंट्स हैं। यानी एक्चुअल में यहाँ था मगर इसका डिस्टेंस निकाला गया, डिस्टेंस निकाला गया, जो भी लाइन बढ़िया बनी। ये देखो इतनी सारी लाइनें बन सकती हैं। अब तुम्हारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, रैंडम पॉइंट्स हैं जो हमने डेटा सेट के थ्रू देखे। अब वहाँ से हम हर लाइन बनाने की कोशिश करेंगे, हर लाइन बनाने की कोशिश करेंगे, वो तो इनफाइनाइट वेज है। मगर जो मिनिमम लाइन होगी, जो बेस्ट फिट लाइन होगी, यानी जो सबसे सभी से कम कम दूरी पे होगी, ऐसे बोल सकते हैं, तो वो बनाना मुश्किल हो जाता है ना, इनफाइनाइट वेज में से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक बेसिक सा पहले बना के रख, एक पैरामीटर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे एच थीटा ले लिया, उसके बेसिस पे जैसे हमने इस पॉइंट को पकड़ लिया, पहला पॉइंट ये हमारा एक्चुअल था, ये प्रिडिक्टेड है ना, तो हमने इसके बेसिस पे एक लाइन बनाने की कोशिश की, तो वो ये बनी, ठीक है, बेस्ट फिट लाइन। और हमारा काम क्या है, डिस्टेंस को मिनिमाइज़ करना। तो इसको ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, पेज पलटूंगा तो दिमाग में ये रखना कि ये जो एक्चुअल वाला है वो वाई है, और एच थीटा जो एक्स है जो वो प्रिडिक्टेड वाला है, ठीक है, जो हमने प्रिडिक्ट करा। तो फंक्शन दिस वी क्रिएट कॉस्ट फंक्शन, तो कॉस्ट फंक्शन बनाते हैं हम यूजिंग दिस, फॉर दिस वी क्रिएट कॉस्ट फंक्शन। सो इसमें क्या है कि हमने एक हाइपोथेसिस फंक्शन बनाया जिसके बेसिस पे हम एक लाइन बनाएंगे, बेस्ट फिट लाइन। तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। मैंने तुम्हें बताया कि एच थीटा एक्स जो है वो हमारा वो बेस्ट फिट लाइन जो प्रिडिक्टेड वाला है वहाँ से हम कंसीडर करते हैं। तो एच थीटा एक्स इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, ये वेट्स हैं। तो एक कॉस्ट फंक्शन क्रिएट होता है, कॉस्ट फंक्शन क्रिएट होता है जिसके बेसिस पे काम हो रहा है, मतलब जिसके थ्रू हमें एक लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है, जो लाइन बनेगी। तो कॉस्ट फंक्शन जो होता है वो इस तरह का फॉर्मूला होता है, हम धीरे धीरे करके समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। मैं इसको यहीं बना देता हूँ जिससे ज़्यादा बेटर समझ में आए। कब तक हम चेंज करते रहेंगे। मान लो ये कुछ थे हमारे पॉइंट्स एक्चुअल आ रहे थे एज और वेट पे, ठीक है, और ये जो लाइन बनाई, अब इससे दूरी ये है, तो ये एच थीटा है, ये वाई है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, एच थीटा माइनस वाई। ये चीज़ समझ में आई। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, ये वाई पॉइंट है, ये एच थीटा है, इन दोनों के बीच में जो लाइन खींचेंगे हम, है ना, हमें ढूंढना है। हमने एच थीटा नाम से ढूंढ लिया कि ये पहला पॉइंट है, यहीं से हमारी बेस्ट फिट लाइन चालू होगी, ठीक है। अब हमें मिनिमम ढूंढना है जो मिनिमम हो, कि ये इस पॉइंट से भी इनफाइनाइट वेज हैं जाने के, मगर मिनिमम ढूंढना है हमें। तो इसलिए हमने क्या करा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिया, दैट इज़ एच थीटा माइनस एच थीटा एक्स माइनस वाई। तो इन दोनों का बीच में डिफरेंस होगा। मान लो एक पॉइंट यहाँ है तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो नेगेटिव वैल्यूज़ की वजह से दिक्कत ना हो इसलिए हमने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर कर दिया फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़। तो यहाँ लिखा है ना, प्रिडिक्टेड पॉइंट है हमारे एच थीटा बता दिया, स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए। तो तुम बोलोगे 1/m क्यों किया, यहाँ पे 1/m क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमें एवरेज आउटपुट चाहिए, एक का नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए। m हमारे पास टोटल है, टोटल डेटा पॉइंट्स हैं। और 1/2 क्यों किया, डेरिवेशन पर्पस के लिए। डेरिवेशन पर्पस कैसे, एक्स स्क्वायर जब होता है, अगर हम एक्स स्क्वायर बाय 2 ले लें तो हमारे पास जब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये 2 और ये 2 कट जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आसान हो जाएगी, जैसे ये 2 बाहर आएगा ना जब, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए आसानी हो जाएगी। इसलिए हम इसको कहते हैं स्क्वायर्ड एरर फंक्शन। इतनी बात क्लियर होती है। तो हमारा कॉस्ट फंक्शन जो हो गया वो जे थीटा नॉट कॉमा थीटा वन हो गया। ये समझ में आया कॉस्ट फंक्शन बनाने का रीज़न क्या है, क्योंकि हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए, मिनिमम कॉस्ट चाहिए एक बेस्ट फिट लाइन बनाने के लिए। तो हमें इस चीज़ को मिनिमाइज़ करना होगा, और यही चीज़ को हम डिनोट करते हैं जे थीटा नॉट और थीटा वन से। तो इसको मिनिमाइज़ करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एच थीटा एक्स इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स है। अगर हम थीटा नॉट को ज़ीरो ले लेते हैं, दैट इज़ हमारे ये, तो एक इस तरह की लाइन बनेगी जिसमें एच थीटा एक्स इक्वल टू थीटा वन एक्स होगा, है ना, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, जिसमें सी नहीं होगा तो वो ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें देखने लायक हैं जो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी हैं, कि एक हमने बना दिया 1 2 3 एक्स एक्सिस पे, वाई पे भी 1 2 3 बना दिया। तो इस पर्टिकुलर केस में दैट इज़ दिस, कि एच थीटा एक्स इक्वल टू थीटा वन एक्स, बस नाम नॉमनक्लेचर पे मत जाना, वाई इक्वल टू एम एक्स कह देना। तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसमें अगर एक 1 होगा
अगर हम थीटा वन को 1 ले लेते हैं, देखिए बहुत सारी अजम्पशंस हैं शुरुआत में समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम थीटा वन को 1 ले लेते हैं, दैट इज़ स्लोप, अगर स्लोप 1 है तो हमारा एक्स और वाई सेम चीज़ें होंगी। तो ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, फिर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, एक्स और वाई दोनों ही 3 3 ऐसे करके चलेगा। ये डेटा पॉइंट्स हैं हमारे, ठीक है। तो बेस्ट फिट लाइन ऐसी बनी, फॉर द मीन वाइल ये समझ लो बेस्ट फिट लाइन हमारी ऐसी बनी। तो ये बेस्ट फिट लाइन बनती है तो हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या होगा वो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, फार्मूला डाला। अब इसमें मैंने बोला है ना कि जैसे जैसे पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं तो क्या हो 1 1 है, तो हम करना क्या है, इन दोनों को सपरेट करना है। तो 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, क्योंकि दोनों क्या है सेम है। तो एट द एंड 0 आंसर आ गया। अगर हम एक ग्राफ बनाएंगे, ये तो हमारा था एक्स और वाई का, अगर हम एक ग्राफ बनाएं कि कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ बनाएं विद रिस्पेक्ट टू थीटा वन, ठीक है, ये थीटा वन के रिस्पेक्ट में यहाँ लिख देता हूँ। थीटा वन के रिस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ बनाएं तो तुमने देखा कॉस्ट फंक्शन 0 आ रहा है ना। तो अगर थीटा वन की वैल्यू हमारे पास जो है 0 है, देखो यहाँ पे थीटा वन की वैल्यू 1 थी, थीटा वन की वैल्यू 1 थी तो कॉस्ट फंक्शन हमारा 0 आ रहा है। यानी अगर थीटा वन एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ पे हमारा वाई जो है 0 है, ठीक है। हम ज़रा और पॉइंट्स डालने की कोशिश करते हैं। मान लो 0.5 होता तो थीटा वन अगर 0.5 होता तो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उस केस में यही ग्राफ क्या कर देता, ये वाली लाइन बनाता कि 0.5 पे आ रहा है 1, या जो जो वैल्यूज़ हैं वो उस तरह से लग जाएंगी। तो उसके बेसिस पे हमारा कॉस्ट फंक्शन जो आएगा वो ऑलमोस्ट 0.58 आएगा। तो यानी 0.5 पे 0.58 यहाँ पे टच कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर थीटा वन 0.5 है तो जे थीटा है 0.58 है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा 0.5 से, ठीक है। वैसे टेक्निकली बहुत ज़्यादा 0.6 के करीब है, ठीक है। तो एक और वैल्यू डाल के देख लेते हैं तसल्ली के लिए कि अगर हमारा ये चीज़ समझ में आ रही है क्यों कर रहे हैं हम ये, कि अगर थीटा वन 0 है, कॉस्ट हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या आ जाएगा 2.3 आ जाएगा, कैलकुलेट करा वही, प्रेडिक्टेड हमारा 0 है, एक्चुअल हमारा 1 है, 0 है 2 है, तो इन सारी वैल्यूज़ को डालने के बाद 2.3 आ गया, ठीक है। प्रिडिक्ट तो हम फिक्स करेंगे, एक्चुअल हमारा चेंज होगा, है ना। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए प्रिडिक्शन तो वही रहनी चाहिए, एक्चुअल चेंज हो रहा है तो 2.3 आ गया। अब इसके बेसिस पे क्या हुआ, हमारा कॉस्ट फंक्शन का जो ग्राफ बना वो 2.3 यहाँ आया। तो ऐसे ही हम अगर वैल्यू पॉइंट्स करते जाएंगे तो एक ऐसा करके कुछ बनेगा, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंडेंट, इसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट डिसेंडेंट। और हमें जाना कहाँ है, ग्लोबल मिनिमा पे, यानी मोस्ट सूटेबल पे। ये हमारा ग्लोबल मिनिमा है, बेस्ट फिट लाइन ये है ना कि ये। तो हमने सारे पैरामीटर चेक करे और बेस्ट फिट लाइन फाइंड आउट करने की कोशिश की तो हमें मिली ये, दैट इज़ ग्लोबल मिनिमा। तो एक बार एक चीज़ समझ लेना कि जैसे हमने ये अलग अलग बार बार हर एक पे फॉर्मूला लगाया, वो तो कोड जो होगा वो कैलकुलेट खुद ही कर लेगा। मगर हम एक भी चीज़ मान लो इस पॉइंट पे आते हैं तो हमें जो है वो इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचना होगा, इस पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ से नीचे पहुँचना होगा, ठीक है। वही चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन करा गया है यूजिंग कन्वर्जेंस एल्गोरिदम। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि कन्वर्जेंस एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे कि जो ग्रेडियंट डिसेंडेंट है वो हमारा ग्लोबल मिनिमा पे रह जाए, ठीक है, ग्लोबल मिनिमा तक पहुँच जाए। तो रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस, जब तक कन्वर्जेंस ना हो जाए यानी यहाँ तक ना पहुँच जाए, हम क्या करेंगे, थीटा ऑफ जे इज इक्वल टू थीटा ऑफ जे माइनस एल्फ़ा, और ये डी थीटा जे थीटा नॉट कॉमा थीटा, ये है डेरिवेटिव यानी स्लोप। तो स्लोप हमने यूज़ करा और ये है लर्निंग रेट। अभी बताता हूँ ये क्या होता है, मगर ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन विच कम्स टू ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा आने के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें एक भी बार इस पॉइंट पे पहुंच गए किसी भी पॉइंट पे तो वहाँ से हमें इसकी और अप्रोच करना पड़ेगा, वेदर इट इज़ ऑन राइट साइड या लेफ़्ट साइड, ठीक है। तो राइट साइड होगा तो क्या होगा कि यूजिंग दिस, क्योंकि ऐसे समझो स्लोप की बात हो रही है ना। तो इस पॉइंट से अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट खींचूँ तो वो टेंजेंट कहाँ को जाएगा, मान लो ऐसे करके, मान लो ये टेंजेंट है तो यहाँ से क्या ऊपर को जाएगा। जब भी हम अपवर्ड जाने की कोशिश करते हैं पॉजिटिव जाते हैं, और यहाँ से डाउनवर्ड जाएगा, नेगेटिव है ना, तो यहाँ से स्लोप डाउनवर्ड जाएगा। तो डाउनवर्ड की वजह से नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब यहाँ अंदर कोई चेंजमेंट होगी नहीं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाना, यानी कम करना, यानी नीचे आना है, समझे।
और यही बात ये नेगेटिव की रही, क्योंकि ये जो है नीचे को जा रहा है, नेगेटिव है, टेंजेंट इसका, है ना। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और एट द एंड जो है वैल्यू बढ़ेगी यानी आगे आना है, कम होगी यानी पीछे आना है। तो इससे इससे ही हम ग्लोबल मिनिमा पे पहुंच रहे हैं यूजिंग कन्वर्जेंस एल्गोरिदम। ठीक है, अब बात आती है लर्निंग रेट की, थोड़ा सा समझ लो। लर्निंग रेट का क्या चक्कर है कि जैसे अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू तुम मान लो 100 रख दी तुमने, तो 100 रखने से क्या होगा कि वो यहाँ से जंप करेगा, यहाँ पे मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, यहाँ से जंप करेगा वो, उसकी जंपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसलिए लर्निंग रेट को ऑप्टिमल रखना पड़ता है। मान लो यहाँ से वो जंप करके यहाँ पे, जब तुमने नेक्स्ट स्टेप पे वो जंप करके यहाँ पे, तो कभी भी हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए हमारा क्या रहता है, स्टेप बाय स्टेप चलें और यहाँ तक पहुँच जाएं। ठीक है, और ज़्यादा ही अगर अल्फ़ा ज़्यादा ही छोटा ले लिया तो बहुत टाइम लगाएगा पहुँचने में यहाँ तक, है। इसलिए ऑप्टिमल लेना होता है। स्पीड डिटरमाइन करता है कि हम कितनी जल्दी ग्लोबल मिनिमा तक पहुँचते हैं। और बार बार मैंने मुझसे लोकल निकल रहा है तो बता ही देता हूँ। मान लो एक ऐसा केस हुआ, ठीक है, तो ऐसा करके कुछ ग्राफ बना और इसमें क्या हुआ, तुम यहाँ पे अटके हो। अब यहाँ से तुम जब नीचे जाओगे तो यहाँ यहाँ रुकोगे, मगर ये तो क्या है, एक लोकल मिनिमा है। ग्लोबल मिनिमा तो क्या हुआ, ये हो गया, समझ लो। ठीक है, ऐसे मत कहना ये है मतलब ये है मिनिमम, सबसे नीचे ये वैल्यू है, तो ये तो हमारा ग्लोबल मिनिमा हो गया। मगर यहाँ तो तुम लोकल पे ही अटक गए। ठीक है, तो इसका एक रीज़न ये होगा कि ये चीज़ें ना ANN में ये आगे डीप लर्निंग में आती हैं। ठीक है, हमारे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन में हमेशा ग्रेडियंट डिसेंट जो होता है वो ऐसा ही कर्व बनता है, यानी एक ही बनेगा मिनिमा, दैट विल बी द ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, तो ये चीज़ समझने लायक थी। इसमें कभी भी वैल्यूज से मत डरना, मतलब हम क्या लिख रहे हैं ये सब जे थीटा मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे मत सोचना। बस एक कॉन्सेप्ट समझना, और हमें रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, तो बस हमें लॉजिक समझना है। तो ग्रेडियंट डिसेंडेंट एल्गोरिथम बता दिया मैंने कि जब तक ये जो है कन्वर्जेंस की ओर नहीं आ जाती, ग्लोबल मिनिमा नहीं आ जाता, तब तक ये चलाएंगे। ठीक है, तो अगर हम जे को 0 लेते हैं या जे को 1 लेते हैं, दोनों टाइम पे हमने कोशिश करी, तो हमें पता है कि ये चीज़ हम क्या करेंगे। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो स्लोप था, डेरिवेटिव था, इसका क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, है ना। d/d जे थीटा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, फार्मूला डाल दिया। ये फार्मूला था, याद हो गया होगा, मैंने बताया कैसे आया। इन दोनों को सेपरेट करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे कि नेगेटिव वैल्यू ना आए, 1/m करेंगे कि एवरेज रहे, और 2 करेंगे कि जब हम डिफरेंशिएट करें तो दिक्कत ना आए। देखो इस समय पे डिफरेंशिएट हो रहा है ना, तो दिक्कत नहीं आएगी। 1/2 पैरामीटर गायब हो गया। जब जे इक्वल टू 0 हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आई, ये 2 नीचे आ गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ देखो पावर गायब। डिफरेंशिएशन आता होगा ना तुम्हें। ठीक है, ये मान के चलते हैं 11वीं 12वीं 10वीं पढ़ रखा है हमने। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो थीटा नॉट है ये उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो अब तुम्हें पता है यहाँ पे हमारा क्या वो था, वैल्यू क्या थी, थीटा नॉट प्लस θ1x ऐसे करके था ना कुछ। तो इसमें अभी हम थीटा नॉट के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई और पैरामीटर नहीं आया। मगर जब हम रिस्पेक्ट टू θ1 करेंगे तो यहाँ पे θ1 की वजह से x पैरामीटर आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, j इक्वल टू 1 कहने का मतलब θ1 के रिस्पेक्ट में आ रहे हैं, तो x पैरामीटर भी साथ में आ जाएगा। बस यही छोटी सी बात थी, ज़्यादा हमें डीप घुसना नहीं है। और ये मैंने 1/2 को बता ही दिया तुम्हें कि इसकी वजह से कट जाता है। ठीक है, तो रिपीट अंटिल कन्वर्जेंस, हमारी नई वैल्यूज़ जो हो जाएंगी वो ये हो जाएंगी। ठीक है, थीटा नॉट माइनस अल्फ़ा ये, और θ1 माइनस जे की जगह हमने थीटा नॉट और θ1 रख दिया, वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, और ये बता दिया मैंने कि विद रिस्पेक्ट टू थीटा नॉट है, ये θ1 है, कि पैरामीटर जो है यहाँ से आया है, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटी सी बात और देख लेते हैं, दैट इज़ R² और एडजस्टेड R²। ये भी पूछा जाता है कि ये दोनों का यूज़ क्या है। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में R² और एडजस्टेड R² का यूज़ होता है। ये होता क्या है, हाउ गुड द स्पेसिफिक मॉडल इज़, कितना बेटर एक मॉडल है वो पता लगाने के लिए। R² का फॉर्मूला होता है 1 माइनस सम ऑफ रेजिड्यूअल अपॉन सम ऑफ टोटल। ठीक है, 1 माइनस सम ऑफ रेजिड्यूअल अपॉन सम ऑफ टोटल। जब भी रेफ़र करना हो नेट पे कर लेना, मगर हम R² एडजस्टेड R² का यूज़ करते हैं, तो इसमें कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, वाई आई माइनस वाई आई कैप, यहाँ पे वाई आई कैप मतलब है एस थीटा एक्स, बता दिया ये चीज़ मैंने, है ना। और ये वाई बार मतलब मीन होता है। ठीक है, तो 1 माइनस वाई आई माइनस
वाई आई कैप का होल स्क्वायर अपन में सिग्मा ले रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड की वैल्यूज़ का। तो ये सम ऑफ रेजिडुअल और सम ऑफ टोटल ये लिखा है। तो एक चीज़ देखो कि यहाँ पे मीन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एच थीटा ऑफ एक्स है। ये कुछ इस तरह से है कि अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो मैं ज़्यादा क्लियर होगा कि अगर एक हम ये मेरे प्रिडिक्टेड पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये कैप वाले पॉइंट्स हैं, प्रिडिक्टेड पॉइंट्स हैं। तो ये प्रिडिक्टेड पॉइंट्स आए और ये हमारा मीन आया, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, अब यहाँ पे मीन जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा, है ना, मीन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वाई आई माइनस मीन कर रहे हैं, और वाई आई माइनस ये हमारा प्रिडिक्टेड है। तो प्रिडिक्टेड वाली वैल्यू जो होगी, अगर तुम इसको देखो तो ये मीन वाली हमेशा हाई रहेगी। ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि ये ऊपर ही है इसके ना, ऊपर ही है इसके, तो ये हाई रहेगी, ये लो रहेगी। तो ये एक कैसा नंबर आएगा, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है तो छोटा हो जाता है ये, ओवर एंड ऑल 2/5 जो होता है छोटा होता है, स्मॉल नंबर आएगा। अब एक में से छोटा जाएगा तो बड़ा नंबर नहीं हो जाएगा कंपैरेटिव टू 1, है ना। तो इसलिए आर स्क्वायर की वैल्यू जो एक बिग नंबर आती है। ये बात समझ में आई, ठीक है। बिग नंबर यहाँ पे हम 1 इसलिए ले रहे हैं कि मान लो 100% वाला, तो आर स्क्वायर जो है मान लो 90% आ गया, ठीक है, एक बिग नंबर आती है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल की तरह देखते हैं कि आर स्क्वायर एक्चुअल में काम कैसे आ रहा है उसमें, कि हमारी स्टडीज़ में काम कैसे आ रहा है आर स्क्वायर का। तो ये एक पैरामीटर लिया बेडरूम और प्राइस का। मान लो तुम्हारे पास बेडरूम है और ये इसके प्राइस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेडरूम दे रखा है, यहाँ प्राइस दे रखा है, तो ये दोनों पैरामीटर्स थे, इसके बेसिस पे आया हमारा आर स्क्वायर 85%। फार्मूला लगाया हमने ये वाला प्रेडिक्टेड पॉइंट्स के साथ। और उसके बाद हमने क्या करा कि एक और फैक्टर डाल दिया लोकेशन का, कि ठीक है तुमने 4 BHK तो दे रहे हो तुम, मगर लोकेशन अच्छी है, जहाँ पे ऑफिसेज हैं, मार्ट्स हैं, है ना, तो लोकेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना बेटर वहाँ पे प्राइस का चक्कर पड़ेगा। तो इस वजह से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, लोकेशन की वजह से इंक्रीज़ हो गई, 85 से 90 हो गई। मगर हमने एक ऐसा पैरामीटर इंट्रोड्यूस करा दैट इज़ नॉट को रिलेटेड टू द प्राइस, ठीक है। मैं कोई यहाँ पे एक दो सिचुएशन नहीं ले रहा, और रहने का इंसान तो वो लड़का हो या लड़की हो, जगह तो लेगा ना वो अपने तरफ से, तो वो जगह खरीदेगा। तो जेंडर नॉट मैटर, है ना, ठीक करता होगा कुछ केसेस में, मगर यहाँ मान के चल रही जेंडर मैटर नहीं कर रहा है। तो फिर भी हमारा आर स्क्वायर 1% बढ़ गया, ठीक है, मॉडल जेंडर। तो जेंडर इंट्रोड्यूस करने पे, जो कि नॉट एट ऑल कोरिलेटेड विद द प्राइस, हमारा आर स्क्वायर फिर से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। सो फॉर नॉट कंसिडरिंग जेंडर को ना कंसीडर करें, इसलिए हम एडजस्टेड आर स्क्वायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर एक और पैरामीटर आ जाता है एडजस्टेड आर स्क्वायर, इसलिए आर स्क्वायर के साथ साथ एडजस्टेड आर स्क्वायर भी निकालना होता है। तुम जितने पैरामीटर बढ़ाओगे आर स्क्वायर बढ़ता रहेगा, है ना, 100% नहीं होगा ऐसा, ये आइडियल केस नहीं है, मगर स्टिल हमारी वैल्यूज़ जो होती हैं इंक्रीज़ होती रहती हैं। तो इसलिए हम आर स्क्वायर एडजस्टेड का यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला है 1 माइनस ये जो ये नहीं है, ठीक है, यहीं पे इनके नीचे ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो 1 माइनस आर स्क्वायर n-1 n-p-1। तो यहाँ आर स्क्वायर फैक्टर तो रहता ही है, यानी एडजस्टेड आर स्क्वायर निकालने के लिए आर स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा, जहाँ पे n मतलब है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स और p मतलब है नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स, ठीक है, प्रिडिक्टर्स। बात समझ में आती है, यानी अगर मान लो इसका प्रिडिक्टर 2 है, समझ लेते हैं इसका प्रिडिक्टर 2 है, इसका प्रिडिक्टर 3 है। तो प्रिडिक्टर अगर 2 है तो आर स्क्वायर आ रहा है 90, आर स्क्वायर एडजस्टेड आ रहा है दिख रहा है तुम्हें 86, ठीक है। और प्रेडिक्टर अगर 3 है तो आर स्क्वायर आ गया 91, यही तो आया जब हमने जेंडर इंट्रोड्यूस किया एक नया वो। तो आर स्क्वायर एडजस्टेड आ गया 82, यानी ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मैं ऐसे समझ सकते हैं कि n माइनस ये जो p-1 है डिनोमिनेटर में, p की वैल्यू अगर बढ़ती है, क्योंकि p नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू घटा देगा वो। बात समझ में आई, मतलब p की वैल्यू अगर इंक्रीज़ करोगे, 2 थी तो पहले 2 ही माइनस हो रहा था n में से, मगर अब 3 हो गई तो अब 3 माइनस हो रहा है। तो इसकी वैल्यू अगर बढ़ती है तो ये जो टर्म होगा वो कम हो जाएगा, p की वैल्यू बढ़ने से ये टर्म कम हो जाएगा, यानी ये ओवरऑल ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से 1 में से ज़्यादा जाएगा तो कम वैल्यू बचेगी। इसलिए तो हमारा आर स्क्वायर एडजस्ट जो है वो 82 आ गया। तो यानी p इंक्रीज़ होगा तो आर स्क्वायर जो होगा वो आर स्क्वायर एडजस्ट से ज़्यादा ही होगा, मगर हमें पता चल जाएगा अंतर क्या आ रहा है। तो इसलिए दोनों चीज़ों को देखते हैं। यही था हमारा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करने का तरीका।
होप तुम समझ में आया हो। हम आगे का कंटिन्यू करेंगे, पहले तुम इतना समझ लो, ठीक है। मैं एक साथ इतनी सारी वीडियोज़ नहीं, मैं कोशिश करूँगा आगे का बनाने का, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से लेके सब कुछ जो कवर करते हैं, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, एक्यूरेसी, वेरिएंस क्या होता है, मीन क्या होता है ना, रिकॉल क्या होता है, F1 स्कोर क्या होता है, सब देखने वाले हैं हम। कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके करें। चलो।